हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैश बुक का चैप्टर ख़त्म किया था। तो आज मैं आपको कैश बुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इसके ऊपर बेस्ड मैं आज आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सब्जेक्टिव काम हम क्लास में करेंगे, और जो ये ऑब्जेक्टिव वाला काम है ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। और जो इसमें आपको डाउट आएगा तो वो हम क्लास में, रेगुलर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे एक तो हमारा टाइम बच जाएगा और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों, तो आपसे एक ये भी गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये 15-16 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तो चलिए आज हम करते हैं हॉट क्वेश्चंस ऑन कैश बुक। देखिए, आप स्क्रीन पर आइए। सबसे पहला क्वेश्चन आप रीड करिए। कैश बुक इज ए प्रिंसिपल बुक एंड नॉट ए सब्सिडरी बुक एंड नॉट ए सॉरी नॉट ए सब्सिडरी बुक्स। ये देखिए बेटा, आपको जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। वो कह रहा है कैश बुक प्रिंसिपल बुक है पर सब्सिडरी बुक नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो आपका आंसर होगा नो सर, नो। नो सर, कैश बुक हमारी प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बुक दोनों होती है। और सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। तो देखिए, आपको नीचे मैंने आंसर भी दिया हुआ है, नो कैश बुक इज ए प्रिंसिपल बुक एज वेल एज ए सब्सिडरी बुक। अब आप चलिए, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए बेटा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए। अ चेक ऑफ 20,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम भोली एंड सेम इज एंडोर्स्ड टू मोली, हाउ विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। आपको मैंने सब्जेक्टिव क्लास में ये बताया था कि चेक एंडोर्समेंट क्या होता है। फिर भी एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको। आपको किसी ने चेक दिया, आपकी पार्टी ने चेक दिया और आपने ये चेक आगे किसी को एंडोर्स कर दिया, तो इसे बेटा चेक दे दिया, तो इसे बोलते हैं चेक एंडोर्समेंट। तो बताइए, बैंक में तो ये चेक जमा हुआ ही नहीं। तो बताइए, कैश बुक के डबल कॉलम कैश बुक में तो ये एंट्री आएगी नहीं। तो सर इसकी एंट्री क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अब आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये देखिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भोली, चेक रिसीव्ड फ्रॉम भोली। और दूसरी एंट्री बनेगी, ये एंट्री नंबर 1 है। और ये एंट्री नंबर 1 है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भोली। और दूसरी एंट्री है मोली अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए, ये मैंने अलग अलग कर दिया इन्हें, मोली अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। आप इसे भी नोट करिए बेटा आप। चलिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बेटा। वाई कैश बुक इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई कैश बुक इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेटा आपको पता है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं होती। और जर्नल एंट्री की जब जर्नल की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने फर्स्ट रिकॉर्ड जो किया वो जर्नल एंट्री में करा। तो इसका मतलब कैश बुक मेरी ओरिजिनल एंट्री हो गई। तो देखिए, सिंस ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर द अंडरलाइन द वर्ड first time, underline the word first time in the cash book. It is therefore called a book of original entry. When a cash book is maintained, transaction of cash and bank not recorded in journal, तो बेटा आप ये भी रीड करिए। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इज कैश बुक इज ए जर्नल और ए लेजर। कैश बुक आपकी जर्नल है या लेजर है? तो आप आंसर पढ़िए। इट इज ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर। ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। बच्चों, ये इट इज ए जर्नल as well as a ledger. It is a journal since cash and bank transaction are first recorded in it, and a ledger since it serves the purpose of cash account also. When a cash book is prepared, no
सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। तो देखिए बेटा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सब्जेक्टिव में भी आते हैं। हो सकता है आपका हाफ पेपर सब्जेक्टिव हो सकता है आपका हाफ पेपर ऑब्जेक्टिव हो। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये भी रीड करिए। आप देखिए, आपने ये भी रीड कर लिया होगा। चलते हैं हम आगे। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? मैंने आपको बताया बड़ी ही एग्जामिनर की बड़ी ही फेवरेट क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पूछना। और आपको ये भी पता है कि जब कैश बुक और बैंक कॉलम दोनों एक साथ इफेक्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मींस एंट्री विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। दीज एंट्री आर मेड व्हाइल डिपॉजिटिंग और विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। देखिए अगले आ जाइए। अगली एंट्री है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए और बैंक से ये कहा कि मुझे 1 लाख से ज़्यादा निकालने की परमिशन दी जाए। तो जितनी परमिशन आपको मिलती है ज़्यादा निकालने की, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा। हम वाटर टैंक भरते हैं। वाटर टैंक मान लो 500 लीटर का है और हमने मोटर चलाई और पानी भर गया उसके अंदर, और हमने मोटर नहीं होगा बंद नहीं करी तो क्या होगा सर? वाटर आउटफ्लो हो जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी बेटा इसी तरह का है। हमने जितने पैसे डाले उससे ज़्यादा निकालिए, तो जितने हमने ज़्यादा निकाले डेट इज़ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया और कितना अमाउंट ओवरफ्लो हुआ, यही अमाउंट आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द एक्सेस अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट देन इट्स अमाउंट डिपॉजिट इन इट। चलिए अब हम 1 मार्कर के बच्चों एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाइए बेटा, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश, ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा बच्चों ये क्या होता है। देखिए बच्चों, अब हमारे बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। रिक्शे वाले को पैसे देना है, चाय मंगाना और झाड़ू मंगाना, एडमिनिस्ट्रेशन फिनाइल मंगाना, ये बहुत छोटे छोटे, इन्हें हम कहते हैं पैटी एक्सपेंसेस। तो बेटा जो अकाउंटेंट होता है, कैशियर होता है, क्या वो इसी काम में एंगेज रहेगा कि वो रिक्शे वाले को पैसे दे रहा है, कभी फिनाइल के लिए पैसे दे रहा है लड़के को? तो बेटा क्या होता है, एक हेड कैशियर, जो बड़ा जो कैशियर होता है, एक छोटा कैशियर बिजनेस में अपॉइंट किया जाता है। तो उस छोटे कैशियर को हम, बड़ा कैशियर क्या करता है, हेड कैशियर क्या करता है, उसे एक अमाउंट दे देता है, लमसम अमाउंट दे देता है कि भाई मैं तुझे 5,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं तुझे 5,000 रुपये दे रहा हूँ, और हफ्ते बाद जितना तूने खर्च किया, जितना तूने खर्च किया उसका हिसाब तू मुझे दे दियो, तेरे पास 5,000 रुपये फिर मैं आपको अगले हफ्ते फिर दे दूंगा। सर नहीं समझ आया। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़ा हेड कैशियर हूँ और मेरे सामने आप में से एक कोई सज्जन छोटा कैशियर है, तो मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा भाई रोज रोज मेरे कैबिन के अंदर मत आइयो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये 5,000 रख, जो ये छोटे मोटे खर्चे हैं ये आप देते रहिए, आप देते रहिए। एक हफ्ते बाद मेरे पास हिसाब लेके आइएगा, और एक हफ्ते के बाद अगर 5,000 में से आपके 4,000 खर्च हो जाएंगे, अंडरलाइन द वर्ड खर्च हो जाएंगे, अंडरलाइन द वर्ड खर्च हो जाएंगे, 4,000 खर्च हो जाएंगे, तो मैं आपको 4,000 रुपये और दे दूंगा। यानी कि 1,000 आपके पास पिछले पड़े थे, 4,000 मैंने आपको और दे दिए। इसका मतलब आपके पास फिर 5,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ द वीक में आ गए। फिर आप खर्चा करेंगे, अगले हफ्ते फिर आपने खर्चा किया, खर्चा किया आपने उस हफ्ते 2,000 रुपीज़ खर्च किए, तो हेड कैशियर आपको 2,000 रुपये दे देगा। डेट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश। तो आप ये पढ़िए, व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश? अंडर दिस सिस्टम द पैटी कैशियर इज गिवन डिफाइंड सम से ₹2,500 at the beginning of certain period. This amount is called impressed amount. The petty cashier goes to the paying all petty expenses out of these impressed amount and record them into the petty cash book maintained by him. At the end of the given period, say after a month, after a week, the chief cashier remembers the amount actually spent by the paid cashier. Underline the word actually spent. Underline the word actually spent. आप ये मंथली भी कर सकते हैं और ये वीकली भी कर सकते हैं। आप ये मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। ये कंपनी की अपनी अपनी बिजनेस की नेचर के हिसाब से होता है कि हमारे यहाँ छोटे मोटे खर्चे अमाउंट में कितने होते हैं। आप इसे भी रीड करिए बेटा।
देखिए ये भी आपने रीड कर लिया होगा। अब आ जाइए एमसीक्यू के बारे में। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैंने आपको बताया जब भी आप एमसीक्यू करेंगे तो आप चारों ऑप्शंस को ध्यान में पढ़ेंगे और सवाल को भी ध्यान से पढ़ेंगे कि सवाल में आपसे पूछा क्या गया है। तो इन्होंने पूछा व्हेन अ फर्म मेंटेन, अगर फर्म कैश बुक मेंटेन करती है, देन कैश बुक मेंटेन, इफ अ फर्म मेंटेन ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें किस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत, सवाल ये कहता है कि अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमें किस चीज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं होती, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 1 जर्नल प्रॉपर, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 कैश बुक सेल्स बुक, और नंबर 3 कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। तो बेटा आपको ये पता है कि जर्नल प्रॉपर नहीं हो सकती, परचेज बुक नहीं हो सकती, सेल्स बुक नहीं हो सकती, तो ये बताइए कैश बुक और कैश अकाउंट इन लेजर में मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका इसका आंसर जो होगा, आपका जो आंसर होगा इसके अंदर जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका राइट आंसर होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर। चलिए आप आगे चलिए बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, अंडरलाइन द वर्ड बैंक कॉलम। सर व्हाट डू यू मीन बाय द बैंक कॉलम? देखिए आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, हाँ सर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई। तो ये बताइए, मैं यहां पर बना रहा हूं आपको, मैं पहले सवाल समझा देता हूं आपको। हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, हाँ सर ये देखिए ये बनाई हमने सर, हाँ हमने ये बना रखी है, बहुत अच्छे से याद है सर। ये क्या है? कैश, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक। तो ये कॉलम क्या कहलाएगा? ये कॉलम कहलाएगा कैश कॉलम, और ये कॉलम कौन सा कहलाएगा? बैंक का कॉलम। और सवाल कहता है द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब ये वाले का बैलेंस, इस वाले का बैलेंस कैसे आ सकता है? आप सवाल को दोबारा पढ़िए। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ओहो ये क्या हो गया, द बैंक कॉलम ऑफ, अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब वो आपसे इसके बैलेंस पूछ रहा है, आपके वो इसके बैलेंस पूछ रहा है। हैव ऑलवेज शोज ए, पहला ऑप्शन डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट, नाइदर डेबिट और क्रेडिट। तो आपको ये पता है बेटा कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कैश नेगेटिव नहीं होता। जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्लास करा रहा था तो मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट की बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर बैंक में मेरा पैसा जमा है, 1 लाख रुपए जमा है और मैं 90,000 निकालता हूं तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, डेट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। और अगर मेरा 1 लाख रुपए मैंने जमा कराया और 1,25,000 निकाल लिए, देन 25,000 माई नेगेटिव बैलेंस, डेट इज ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट बिजनेस की क्या होती है? ओवरड्राफ्ट बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो आप ये बताइए कि जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, अंडरलाइन द वर्ड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मैं आपको इसलिए इतना जोर दे रहा हूं बेटा कि जब हम रिकंसिलेशन करेंगे तो वहां पर ये वर्डिंग काफी यूज होगी, और अगर आपको इन वर्डिंग को समझ नहीं आया तो आप बैंक रिकंसिलेशन किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो अंडरलाइन द वर्ड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑलवेज ए डेबिट क्रेडिट, ये भी गलत, आपका आंसर होगा आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अगर नहीं समझ में आया मैं आपको दोबारा बताऊंगा बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री? कौन सी ऐसी नीचे ट्रांजेक्शन है जो आपको कॉन्ट्रा एंट्री बताती है? नंबर 1 कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, नहीं सर ये तो नहीं होती। पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर बाय चेक, सर ये भी नहीं होती। सर कैश सेल, नहीं होती। बट सर आपने बताया था व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे चलते हैं, ये देखिए, अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे
विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको एक चेक मिला, आपकी पार्टी ने एक चेक दिया, आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो आप इसका ट्रांजेक्शन कहाँ करते हैं? सर मुझे बताऊं, मैं बताऊं। हाँ बच्चों बोलो। तो एक बच्चे ने अभी मुझे चैट की, उसने कहा सर डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। डेबिट साइड ऑफ, बिल्कुल डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में होगी। अब आप ये चेक करिए कि क्या आपके पास डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इस ऑप्शन में है या नहीं। हाँ सर, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, हाँ सर ये रहा, मिल गया मेरे को। ऑप्शन नंबर सी में मुझे मेरा आंसर मिल गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, मुझे ये आंसर मिल गया। आंसर होगा बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड। बैंक कॉलम ऑन डेबिट साइड। देखिए आपका ये भी सवाल हो गया। चलिए मैं आगे चलता हूं आपको एमसीक्यू में। बेटा मैं सारे एमसीक्यू वो करा रहा हूं जो मैंने आपको क्लास में सब्जेक्टिव करा दिया था। इसका क्या एमसीक्यू है आपका, दोनों इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन अ चेक डिपॉजिट टू बैंक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक इट विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। आपको पार्टी ने चेक दिया, आपको पार्टी ने चेक दिया, वो पार्टी का चेक डिसऑनर हो गया, तो इसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे? बेटा जब आप चेक जमा कराते हो तो बैंक बढ़ जाता है। हाँ सर, बैंक बढ़ जाता है, वो चेक डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा? बैंक आपका बैलेंस कम कर देगा। आपका बैंक बैलेंस कम कर देगा, यानी कि वो कहाँ आएगा? कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी। तो आप ये देखिए बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड कोई ऑप्शन है या नहीं है? हाँ सर, ये मेरे पास ऑप्शन है, बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड पे आपकी ये एंट्री आएगी। दोबारा देख लीजिए बेटो, आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा बेटा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। देखिए, ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। आपको एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसने क्या बोला है? ये बैलेंस किसका था? सर ये बैलेंस था मेरा कैश कॉलम। किसका था? सर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। किसका बैलेंस था? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। यानी कि ये क्या था आपके पास? ये आपके पास क्या था? सर ये था मेरा कैश इन हैंड था आपके पास 10,000 रुपए। अब वो कहता है आफ्टर द रिसीविंग 2,000 फ्रॉम अनिल, 2,000 रुपए अनिल से मिले, एंड गिविंग ए चेक ऑफ 32 सुनील, 3200 का चेक सुनील को दिया, एंड मेकिंग ए पेमेंट ऑफ 500 वेजिस के बाद 500 रुपए आपने वेजिस के दिए। बैलेंस ऑफ कैश, अंडरलाइन द वर्ड बैलेंस ऑफ कैश। तो आप ये देखिए, आपने 10,000 आपके पास कैश में था, आपको अनिल से कितने पैसे मिल गए? सर 2,000 रुपए मिल गए। सर 2,000 रुपए मिल गए। अब ये बताइए, आपने जो ये चेक दिया, गिविंग ए चेक ऑफ 3,200, क्या कई बच्चों का मन कर रहा है कि सर इसमें से 3,200 माइनस हो जाएंगे? नहीं बेटा, आपने क्या करा? आपने किससे पेमेंट करी है? अंडरलाइन द वर्ड चेक से पेमेंट करी है। और जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो कैश बुक का बैंक कॉलम कम होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएगा बाय सुनील, तो आपका कैश इन हैंड तो कम नहीं हुआ। और हमसे जो वो आंसर पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपके पास कैश कितना बचा, आपके पास कैश कितना बचा। तो आप ये देखिए, आपके पास कैश कितना बचा। इसमें से आपने क्या कर दिया? इसमें से आपने 500 रुपये वेजिस के दे दिए। आपने 500 रुपये वेजिस के दे दिए, तो आपके पास कैश कितना बचा? सर कैश बचा 11,500। आप ये चेक करिए, क्या आपके ऑप्शन के अंदर 11,500 है या नहीं है? आपके पास 11,500 है या नहीं है? तो आप ये देखिए, सर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में मेरा आंसर छुपा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में मेरा आंसर छुपा हुआ था। देखिए 11,500 मेरा आंसर हो गया। आप इसे भी नोट करिए। देखिए आप,
चलिए मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 मई 2016 कैश बुक आप पढ़ लीजिए पहले। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपके पास क्या था, आपके पास ओवरड्राफ्ट था। बैंक का आपके पास क्या था, बैंक का आपके पास नेगेटिव बैलेंस था बेटा। बैंक का ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके पास बैंक का नेगेटिव बैलेंस था। बैंक का क्या था आपके पास, नेगेटिव बैलेंस। सर आपने कैसे कहा ये नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि ये क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, इसका मतलब ये पैसा मैंने देना है, देना है। और आपको पता है ये क्या हो गया सर, ये हो गया 2000 क्रेडिट, ये हो गया 2000 क्रेडिट। उसके बाद देखिए आपको क्या हुआ, आपको एक चेक मिला ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 का चेक मिला, तो 10,000 आपके क्या हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे डेबिट, 10,000 हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि आपका डेबिट कॉलम बढ़ जाएगा। फिर आपने क्या करा, गिविंग ए चेक ऑफ, आपने एक चेक दिया 7200 रुपए का, एक चेक दिया 7200 रुपए क्रेडिट, 7200 रुपए क्रेडिट। तो अब आप ये देखिए आपके पास कितना बैलेंस रह गया, सर आपके पास रह गया प्लस का 800 रुपए, प्लस का 800 रुपए। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं, डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं। आज मैं आपको एक स्लोगन बता रहा हूं बेटा। एक आपने मुहावरा सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां आप तीनों में देखिए बेटा, आपके पास ये जो बैलेंस आ रहा है 10,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट, 7200, तो ये आपका क्या आ जाएगा 800 डेबिट। जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वो आ जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हम 12th में बहुत यूज करेंगे स्लोगन। तो आप ये देखिए 2000 क्रेडिट मतलब ये पैसा मैंने देना है, हाँ सर देना है, ये मुझे मिल गया और ये मैंने दे दिया। अब एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास क्या बचा, 800 रुपये डेबिट, यानी कि मेरा बैंक में 800 रुपये प्लस में होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस होगा। आप एक बार सवाल को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो अब आपका देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं आगे चलता हूं। वो ये कहता है इनमें से, अब मैंने आपको एमसीक्यू में ये बताया था, जो नोट वाले क्वेश्चन हो, आइदर ए बी वाले हों या नन ऑफ दीज वाले हों, इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कौन सी ऐसी इसमें आइटम है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें कौन सी ऐसी आइटम है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें वैसे ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो सर ये तो होगी ही नहीं, सर ये तो होगी ही, ये तो होगी ही नहीं। सर बैड डेट्स, सर बैड डेट्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, वहां पर भी मेरा कैश बुक में एंट्री नहीं आती, सर ये भी एंट्री नहीं आएगी। क्रेडिट परचेज, सर क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में जाती है, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में जाती है। अब आप यहां कहोगे सर आप ये कैसे मान रहे हो कि ये गुड्स का होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूं। चलिए आपने कहा कि चलिए मैं ऐसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नहीं मानता, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट मान लेता हूं, तो ये जनरल प्रॉपर में आ जाएगी, तो ये जनरल प्रॉपर में आ जाएगी। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। तो क्रेडिट परचेज भी नॉट एंटर्ड इन द क्रेडिट परचेज आर नॉट एंटर्ड, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बता दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है
कि विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक, कौन सी ऐसी इसमें ट्रांजेक्शन है जो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। आपको बड़ा ध्यान रखना है, ये जो नोट है ये बहुत दुखी करता है। ये नोट जिंदगी में भी दुखी करेगा, नोट मतलब पैसा, और यहां पे भी नोट दुखी करेगा। अगर आपने नोट को ध्यान से नहीं देखा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, और पैसे लेते वक्त अगर आपने नोट सही से नहीं गिने तो आपकी ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगी। दोनों ही केस में नोट चाहे एनओटी वाला हो चाहे एनओटीई वाला हो, नोट को बड़े ध्यान से देखना है। नोट होते ही दिमाग की खुजली शुरू होनी चाहिए, भैया कुछ ना कुछ दिक्कत है। नोट जिंदगी की बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है बेटा, आपको इस नोट को बड़ा ध्यान रखना। नोट चाहे वो एनओटी वाला नोट हो चाहे वो एनओटी वाला करेंसी नोट हो, बड़ा ध्यान से देखना है। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बच्चों अगर ये आपको कहीं मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है कि आपके कोई काम की आ रही है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मैं बच्चों का फ़ायदा कर रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if the debit as well as credit aspect of a transaction are recorded in the cash book is called। देखिए अब जब तक आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये मैं 11th वालों को आपको भी कह रहा हूँ, 12th वालों को भी कहता हूँ कि पहले सब्जेक्टिव को मजबूत करो फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव को करोगे तो सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री डेफिनेशन बताई कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे डेबिट और क्रेडिट दोनों हिल जाते हैं। सर वो है कॉन्ट्रा एंट्री, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपका आंसर देखिए, इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखिए आगे चलिए आप, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ, बट ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। आपको पता है कैश बुक जो होती है वो सब्सिडरी बुक होती है और ओरिजिनल प्रिंसिपल बुक भी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? कैश बुक इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा बेटा इसके अंदर। इसके अंदर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। पहले क्या है? पहले वो सब्सिडरी बुक है। पहले क्या है? सॉरी, पहले क्या है? वो सब्सिडरी बुक है और उसके बाद वो प्रिंसिपल बुक है। पहले क्या है? वो सब्सिडरी बुक है और फिर प्रिंसिपल बुक है। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा। पहले वो सब्सिडरी होती है, बाद में प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, कई बच्चों की मैसेज आए हैं कि सर बस करो बहुत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए वही क्वेश्चन मैं बार बार आपको रेपिटेशन में ले रहा हूँ कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों होते हैं। तो आपको पता है जो बैंक कॉलम होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। तो ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ बैंक एंड कैश कॉलम, नाइदर बैंक नॉर कैश। तो आपका जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, और आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होता है, डेट इज द क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ हम आपको कितनी बार करा चुके हैं। तो इसका आंसर मैं फटाफट में देना चाहूँगा और आपको भी अगर समझ आ गया तो आप भी अब बेटा मेरे साथ दीजिए आंसर। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों बस जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी, फिर बोर हो जाते हैं हम। तो बेटा मैं फटाफट 3-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। 16 क्वेश्चन हैं टोटल ये, या 15 होंगे।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आप क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 13 को पहले रीड करिए। और इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000 रुपये बड़े कैशियर ने दिया। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट इफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द पैटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ। वेजेस के लिए दिए 1450 रुपये, टिफिन के लिए दिए 1050 रुपये, स्मॉल रिपेयर के लिए दिए 500 रुपये और 400 रुपये जनरल एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बच्चों ये सवाल समझाना चाहूँगा कि कैशियर ने कितने पैसे दिए, 5,000 रुपये दिए। और मैंने आपको ये बताया था कि वो जितने पैसे खर्च कर देगा उतने का रिम्बर्समेंट होगा, क्योंकि उसके पास 5,000 रुपया रहना चाहिए, चाहे वो वीकली रहे चाहे वो मंथली रहे। तो आप ये देखिए उसने कितना पैसा खर्च किया और उसने पूछा है व्हाट विल द अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट कितना होगा। बेटा आप जो पैसे मेरे बिहाफ पे खर्च करके आओगे मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा, डेट इज रिम्बर्समेंट। मैं आपको कहूँगा बेटा ऐसा करो, आते वक्त आप जनकपुरी आ रहे हो, आते वक्त मैकडोनल्ड से मेरे लिए 2 बर्गर ले आना। तो आप मेरे से कितने बर्गर के पैसे लोगे? हाँ सर, तो मैं आपको वो रिम्बर्स कर दूंगा जो आप पैसे खर्च करके आए हो। तो इसी तरह यहाँ पर जो पैसे पैटी कैशियर ने खर्च किए हैं उतने पैसे हेड कैशियर उसे और दे देगा। और उसने कितने पैसे खर्च किए? सर उसने खर्च किए सर 1450 रुपये तो एक खर्च कर दिए। सर उसने तो 1450 रुपये एक खर्च किए, प्लस टिफिन के लिए 1050 रुपये खर्च किए, प्लस रिपेयर के लिए 500 रुपये खर्च किए, प्लस 400 रुपये उसने ये खर्च किए। 5,000 रुपये बड़े कैशियर ने दिए थे, उसने कितने खर्च कर दिए? 2500, 1,000, 2,000, 2500, 3,000, 3,400 रुपये उसने खर्चा कर दिया। और जितना वो खर्चा कर देगा बेटा हेड कैशियर उसे उतने पैसे दे देगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार सवाल को रीड करिए और फिर देखिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं है। चलो बेटा बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने आप में इतने पेशेंस रखे कि आपने सारे सवाल मुझे ख़त्म करने की इजाज़त दे दी। सारे सवाल हो गए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपके पेशेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने मेरे को इतना अपना कीमती वक्त दिया। और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ बेटा हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी अपीयर इन, ये बेटा ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा। आपको पता है आउटस्टैंडिंग का कैश बुक के साथ कोई देना नहीं होता। कैश बुक में सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन आती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आती। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यहाँ आपका आएगा नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इसके साथ बेटा मेरे कैश बुक के MCQ ओवर हो गए हैं। काफ़ी मैंने कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिए हैं और फिर दोबारा से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और आप सब्र के साथ इस वीडियो को देखते रहे। थैंक यू बेटा। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो क्लास आज की यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा।